करनाल का जो हमारा जो ज़िला है करनाल, ये कई मायनों में ख़ास है। सबसे पहले तो ये इसलिए ख़ास है कि आज़ादी के बाद जो सबसे बढ़िया खेती बाड़ी के वो इंस्टीट्यूट हों, जहाँ डेयरी के इंस्टीट्यूट हो, वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं। मगर दो और चीज़ों में भी ख़ास है। वो इस चीज़ में ख़ास है कि बाकी हरियाणा में जब हम बात करते हैं ना कि किसान जो हैं, जहाँ लोग जो हैं हरियाणा के, वो एक संगठन में मिल के काम नहीं करते, मगर जो करनाल है हमारा वो तो इससे अलग है। इसमें हमने नाबार्ड ने या किसी और लोगों ने जो भी स्कीमें किसानों के संगठन के माध्यम से या महिलाओं के संगठन के माध्यम से इम्प्लीमेंट किए हैं, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैडम राजवाला बैठी हैं, जो हरियाणा में स्वयं सहायता समूह का जो कार्यक्रम है वो सबसे बढ़िया अगर किसी ज़िले में काम किया है वो हमारा करनाल ज़िला है। सबसे बढ़िया काम यहाँ पे हुआ है। दूसरा जो किसान संगठन जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ज़िले में सबसे ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं वो हमारे करनाल में काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे निपको के चेयरमैन, ये भी हमारा नाबार्ड से बनाया हुआ ही एक फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था जो 2016 में नाबार्ड ने बनाया था। इसके अलावा एचएफपीसी के हमारे पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी जो एफपीओ है वो भी नाबार्ड ने बनाया था इसी कार्यक्रम, इसी प्रोग्राम के अंदर। तो नाबार्ड में जो भी कार्यक्रम करनाल ज़िले में किए हैं तो कुछ इसमें ख़ास है कि इसमें सबसे बढ़िया काम हुआ है। तो बाकी जो कार्यक्रम, जैसे हमें इस बात पे भी गर्व है कि किसान जो हमारा ज़िला है उसमें सबसे बढ़िया जो आपकी जो पैडी है, वो सबसे बढ़िया खेती जो होती है पैडी की, खास करके बासमती की, वो सबसे बढ़िया करनाल में होती है। और हरियाणा में अगर 60% जो देश का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे करनाल ज़िले में पैदा होता है। तो ये भी हमारे करनाल ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मगर हमें अब दूसरी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हमें सबको पता है कि हमारे किसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में ये है कि हमारा जो फसली चक्र है जिसमें हम गेहूं और धान बो रहे हैं, वो हमारे लिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो रिम्यूनरेटिव नहीं रहा। उसमें हमें जितना पैसा हम डाल रहे हैं उतना वापस पैसा नहीं आ रहा। तो खेती में जितना खर्चा हो रहा है उतनी आमदनी अभी हमें नहीं है। अब खेती में आमदनी अगर हमें बढ़ानी है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो हम पैदावार बढ़ा लें, जहाँ हम अपने खर्चे कम कर लें, जहाँ जो हम जो पैदा कर रहे हैं उसको इस तरीके से पैदा करें कि मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा मिले। तो पैदावार बढ़ाने का तो हमारी जो धरती है उसकी लिमिट अब एक्सीड हो चुकी है। इससे ज़्यादा ना तो हम इस धरती से कुछ निकाल सकते हैं, चाहे भले ही हम अभी हम अगर यूरिया या खाद किसी तरीके के 10 कट्टे की बजाय उसको 20 कट्टे कर दें तो भी वो पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो हमारे पास एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है कि हम जो अपना इनपुट कॉस्ट डाल रहे हैं, जो हम खेती में जो अपना बीज खाद जो भी डाल रहे हैं, उस कॉस्ट को हम कैसे कम करें। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो पैदा कर रहे हैं वो उस क्वालिटी का पैदा करें कि उसकी मार्केट में डिमांड बढ़िया हो। तो उसके लिए करनाल ऑलरेडी एक बहुत अच्छी चीज़ पैदा कर रही है, वो है हमारी बासमती। तो उस बासमती में हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस टाइम पे कि वो हमारी एक्सपोर्ट तो हो रही है, मगर उसमें एक्सपोर्ट करते टाइम भी अभी हमारा जो उसमें जो पेस्टिसाइड्स का रेजिडुअल है वो काफ़ी ज़्यादा है। पेस्टिसाइड हम उसमें ज़्यादा डाल रहे हैं, तो हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है अभी भी उस लेवल की नहीं है कि जो हम जो मिडिल ईस्ट को छोड़कर जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उसमें वो अपनी बेहतर कीमत के लिए बेच सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम बासमती भी उगा रहे हैं तो किस तरीके से उसको उस चीज़ को हम अपना कम से कम खर्चा उसमें बचा सकें, उसमें रेजिडुअल मैनेजमेंट कम कर सकें। तो उसको लेकर हमें नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी सबसे पहले तो उस नई टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो हम उसमें खेती में जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, क्या उसके हमारे पास बायो पेस्टिसाइड्स के कुछ अल्टरनेटिव डाल सकते हैं? क्या हम उसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो यूनिवर्सिटी बता रही है, जहाँ जो हमारे साथ मिलके कर रहे हैं उसके साथ मिलके करें,
जहां हम एफपीओ के माध्यम से जो खेती कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाएं और उसके साथ हम आगे बढ़ें। तो इसके माध्यम से हमने नाबार्ड ने यहाँ पे बासमती में अब 2 साल पहले एक अच्छा प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे काम किया था कि बासमती में हम कम पेस्टिसाइड डाल के ज़्यादा उत्पाद कैसे ले सकते हैं। तो उस तरीके के प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। और इस साल भी हमने जो इसमें एक और नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो बासमती के ऊपर है। बासमती की DSR के माध्यम से बासमती को लगाकर और उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारी कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ कांटेक्ट करके जो हमारी इसमें जो पेस्टिसाइड्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं कि ये आपको इसमें डालने हैं, तो उससे हम एक पायलट प्रोजेक्ट करना इस साल हमने शुरू किया है, उसको सेंक्शन कर दिया है। 50 एकड़ पे हम इसमें करने जा रहे हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट की जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी वो हमारे साथ आगे हमारे पास करती रहेंगी। दूसरा जो हमने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस साल सेंक्शन किया है नाबार्ड ने इस एरिया में, वो किया है कि हमारा एक एरिया है पार्टिकुलर करनाल में एक एरिया है, आप सभी को जानते हैं कि वो वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पे जो दिल्ली के लिए, जो पूरा चंडीगढ़ के लिए जो भी सब्जी जाती है वो वहीं से जाती है। जो हमारा नीलोखेड़ी का जो भी गांव है वो खेती उसी के ऊपर काम करते हैं। मगर उसमें भी हमें किसानों को जो दिक्कत आ रही है वो मार्केटिंग की दिक्कत आ रही है कि उसके पास बायर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो हमने निफ्को एफपीओ के माध्यम से ही उसी नीलोखेड़ी एरिया में किसानों के साथ मिलके एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं और उस फार्मर्स को एक ऐप के माध्यम से, डिजिटल ऐप के माध्यम से जोड़ के उसकी जो उत्पाद जो रहेगा फार्मर का वो डायरेक्टली दिल्ली की मार्केट में हो, जहाँ ऑनलाइन जो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो आज के टाइम में ब्लिंकिट है, चाहे वो और तरीके के प्लेटफॉर्म है, अमेजन फ्रेश है, उसके माध्यम से हम बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला भी हमने इस साल एक प्रोजेक्ट हमने इसमें सेंक्शन किया है। तो ऐसे फार्मर जो उस एरिया से में हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि दूसरी चीज़ जो हमारी है कि फार्मर की, जैसे मैं बताया कि जो हमारी खेती में जो इनकम है वो लिमिटेड ही हम बढ़ा सकते हैं, मगर जो खेती के सहायक धंधे हैं उसमें हमारे पास बहुत स्कोप है। अगर आने वाले टाइम में अगर हमारी खेती की इनकम जो बढ़ेगी वो हो सकता है खेती से कम बढ़े, बट जो हमारे दूसरे धंधे हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेयरी का है। डेयरी में किसान की इनकम बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो डेयरी में अगर हमें इनकम बढ़ानी है तो आज के टाइम में हमें डेयरी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी डेयरी में आ रही है वो है चारे की। हमने जैसे जैसे फसल चक्र में बीट और गेहूं और धान की तरफ आए हैं तो पशु चारे के लिए जो हमारे पास हमने किसान ने जो जगह छोड़नी वो कम कर दी है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया है, किसान ने वो पशु रखने भी बंद कर दिए हैं कि उसको वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। अगर आप एक ध्यान दो, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज़ हैं वो जो कहती हैं कि जो डेयरी में जो एक किसान के घर जो डेयरी का काम हो रहा है उसमें अगर वो 3 से 4 पशु के ऊपर काम कर रहा है एक लेबर के साथ, तो उसमें 15 से 20% जो उसका खर्चा है वो लेबर की तरफ जा रहा है। मतलब एक लेबर रखने के लिए 20% जो कमाई का हिस्सा 15 से 20% वो लेबर के लिए जा रहा है। अब लेबर का सबसे ज़्यादा खर्चा जो जा रहा है वो किस चीज़ के लिए जा रहा है, चारा काटने से लेकर चारा डालने तक वो एक जो प्रोसेस रहता है तो उसमें वो हमारा सारे का सारा खर्चा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक तो हमारे पास चारे के लिए खेत में जगह कम हो रही है, दूसरा वो लेबर इंटेंसिव भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी कि पंजाब और हरियाणा में एक ट्रेंड बदल रहा है। वो ट्रेंड क्या बदल रहा है कि किसान मक्का की खेती कर रहे हैं। तो मक्के की खेती का एक बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा, एक तो वो है कि आने वाले टाइम में जो जैसे हम कह रहे हैं कि बायोफ्यूल के तौर पे वो यूज़ हो रहा है। दूसरा जो किसान में जो पंजाब में पिछले 4 या 5 साल में मक्के का उत्पादन जो बढ़ा है, खास करके ये वाला जो सीज़न जिसको हम ड्राई सीजन बोलते हैं, फरवरी से लेके जून तक का, इसमें मेज लगाने का बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होना शुरू हुआ है। और उसका एक ही मकसद है, वो है साइलेज।
तो साइलेज जो है वो आने वाले टाइम में किसानों के लिए एक बहुत ज़रूरी बन जाएगा, क्योंकि साइलेज के बिना जो डेयरी को करना करीब करीब आप ये मान सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। तो साइलेज को लेकर कई सारी सरकार की स्कीमें हैं। अगर कोई एफपीओ के माध्यम से करना चाहता है तो उसमें 33% तक की सब्सिडी है। इवन नेशनल लाइवलीहुड मिशन है एक, जिसके माध्यम से जो न्यू हॉलैंड की बहुत सारी मशीनरी दिखाई है इन्होंने, तो उसमें एक सब स्कीम है। उसमें अगर आप 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लगाता है, कोई इंडिविजुअल फार्मर भी लगाता है, कोई एंटरप्रेन्योर भी लगाता है, तो उसमें 50% तक की सब्सिडी है नेशनल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से, जिसमें ट्रैक्टर, शेड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरी जो चीज़ है, हम इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जैसे हमने देखा है कि डेयरी में ज़्यादातर काम जो महिलाएं करती हैं गांव में, तो नाबार्ड ने इस साल करनाल में हमने एक डेयरी एफपीओ बनाने का वो भी हमने एक सेंक्शन किया है, और वो पहला एफपीओ होगा हरियाणा में जो टोटली महिलाओं के बेस पे होगा। उसमें उसके डायरेक्टर भी महिलाएं होंगी और वो सारा काम भी महिलाएं करेंगी। तो ये हमने इसी साल इसमें सेंक्शन किया है। तो इस तरीके के एफपीओ हो, भले दूसरी चीज़ें हों, तो इसके साथ आप जुड़िए। नाबार्ड की बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे कोई आपको पता है उसका आप लाभ ले सकते हैं। AIF स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, जिसमें आप एग्रीकल्चर में कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो तो उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, प्लस आपका 2 करोड़ तक का वो लोन इंटरेस्ट फ्री रहता है। इसके अलावा AMI स्कीम है, कोई स्टोरेज की स्ट्रक्चर बनाना चाहता है अपने घर में, अपने गेहूं को रखने के लिए या किसी और प्रोड्यूस को रखने के लिए, उसके ऊपर भी 5000 मीट्रिक टन तक का आप बना सकते हो, तो उसमें भी आप कर सकते हो। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।